नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप बीपीएससी की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं करने के लिए, अगर आप बीपीएससी की तैयारी शुरू कर चुके हैं, उसके बाद भी अगर अभी तक आपको सिलेबस के बारे में नॉलेज नहीं है या फिर जानने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ये दोनों बात कहीं ना कहीं गलत ही है, सही नहीं है। क्योंकि जब तक आपको और आपके पास में सिलेबस नहीं होगा, तो सीधा सा ये मतलब है कि आपको पता ही नहीं है कि आपका सफर कहां तक है, आपकी मंजिल कहां तक है। तो फिर कहीं ना कहीं ये मिथ है, कहीं ना कहीं ये एक अंधविश्वास है। तो कोशिश कीजिए इस अंधविश्वास से बाहर निकल के जल्दी सक्सेस होके उस सिस्टम के अंदर जाने के लिए। उससे पहले सबसे पहले इसको जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर आइए जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग क्या है, ये इसकी सिलेबस क्या है, इसमें कौन से पोस्ट मिलते हैं और साथ साथ में इसमें कौन से ऑप्शनल पेपर लिया जाए। इन सारी बातों की चर्चा करेंगे और डिटेल से इसके अंदर रहेगा। इसलिए इस वीडियो को बिना पॉज किए हुए, बिना फॉरवर्ड किए हुए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और साथ साथ में दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रेड बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जो है नोटिफिकेशन के द्वारा आपके मोबाइल पे आता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग, इसके अंतर्गत एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, इन सब रैंक वाली जो पोस्ट मिलती है, जॉब मिलती है, वो इसी बिहार लोक सेवा आयोग के थ्रू ही होता है। और कहा जाता है कि बिहार की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम जो है यही लेती है बिहार लोक सेवा आयोग। तो जाहिर सी बात है, अगर प्रतिष्ठित एग्जाम है बिहार का, तो चैलेंज भी सबसे बड़ी है, रिस्क भी सबसे बड़ी है, मेहनत भी सबसे बड़ी खोजती है। और रिस्क के साथ साथ में आपके सपने, आपके उम्मीद भी बहुत बड़े होने चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये कितने चरणों में इसकी एग्जाम होती है। तो इसके जो चरण है वो 3 चरण है। पहला में प्रारंभिक परीक्षा का होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर रहते हैं, जिसको प्रिलिमिनरी एग्जाम कहा जाता है। उसके बाद ये पास करने के बाद आपको फिर इसमें मेंस एग्जाम देना पड़ता है, यानी कि मुख्य परीक्षा आपको देना पड़ता है। और ये भी जब पास कर जाते हैं तो फिर आपका साक्षात्कार होता है। उसके बाद टोटल मार्क्स के अनुसार ही आपको रैंक मिलता है और उसी रैंक के अनुसार आपको वो पोस्ट मिलती है जैसा आपका रैंक होता है। चलिए एक एक करके आपको अब समझाने की कोशिश करते हैं। स्टेज 1 फर्स्ट में प्रारंभिक परीक्षा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 150 होते हैं, कुल अंक जो होते हैं वो 150 होते हैं, और इसका टाइमिंग जो होता है 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसके अंदर जो है ये 7 सब्जेक्ट होता है। पहला भारत का इतिहास एवं बिहार, यानी कि इंडियन हिस्ट्री और बिहार का हिस्ट्री दोनों होता है। दूसरा जो होता है विश्व और भारत एवं बिहार का भूगोल, तीनों को मिला के दिया। तो थोड़ा सा पार्ट से विश्व का, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो होता है बिहार का और भारत का। नेक्स्ट जो है, और हां ध्यान रखिएगा, 45 नंबर का जो है वो आपका इतिहास में पूछेगा। और इतिहास में भी 3 पार्ट में डिवाइड करके पूछेगा। मॉडर्न यानी कि आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत पूछेगा। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो रहेंगे वो आधुनिक भारत से रहेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब आप प्री का प्रिपरेशन करते हैं, यानी प्रारंभिक परीक्षा का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका इतिहास में आधुनिक भारत पे ज्यादा पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि यहां से कम 30 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ इससे। और बाकी जो मध्यकालीन और प्राचीन बचा, तो इन दोनों से मिला के करीब 10 से 15-12 क्वेश्चन तक रहते हैं सिर्फ। इसलिए आधुनिक भारत में आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ध्यान से। दूसरा है विश्व भारत और यानी भूगोल, इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। भारत की अर्थव्यवस्था से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से 10 नंबर का पूछा जाता है। समान विज्ञान से 20 नंबर का पूछा जाता है। समसामयिकी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से जो है 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाता है, यानी कि करंट से। और गणित से, जो कि 10th लेवल तक का होता है, कहने का 10th लेवल होता है, कभी कभी तो 12th भी पार करवा देता है, लेकिन खैर 10th का ही होता है, वो 10 नंबर का आपसे पूछता है, यानी कि 10 क्वेश्चन रहता है।
आइए इसके दूसरे स्टेज पे चलते हैं। दूसरे स्टेज यानी कि मुख्य परीक्षा पे। फर्स्ट स्टेज अगर क्रॉस कर जाते हैं, पास कर जाते हैं, तो आपको एक एंट्री कार्ड मिलती है मेंस एग्जाम देने के लिए। लेकिन जो फर्स्ट एग्जाम पास करते हैं प्री, उसके मार्क्स जो है वो जोड़े नहीं जाते हैं, ध्यान रखिएगा, जस्ट वो पास होता है। नेक्स्ट है स्टेज 2 में मुख्य परीक्षा जो होता है वो 900 नंबर का होता है। इसमें 2 जीएस पेपर होते हैं और एक ऑप्शनल पेपर होते हैं जिसको कहते हैं वैकल्पिक विषय। यानी एक जीएस पेपर फर्स्ट 300 नंबर का होता है, जीएस पेपर सेकेंड 300 नंबर का होता है, और वैकल्पिक विषय आप कुछ भी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटी ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, या फिर आप जिस स्ट्रीम में हैं उस स्ट्रीम के किसी भी सब्जेक्ट को लेके जो ग्रेजुएशन में आप पढ़े हैं उसी को लेके आपको उसके अंदर नीचे से लेके ऊपर तक पूरे के पूरे आपके पास में जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं जीएस के फर्स्ट पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि इतिहास, उसके बाद में समसामयिक घटना चक्र यानी करेंट, और तीसरा जो है स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। यानी 3 पेपर इसमें होते हैं, ध्यान रखिएगा, इतिहास, करंट अफेयर यानी समसामयिकी और स्टैटिस्टिक्स। जीएस के सेकेंड पेपर में आपका पॉलिटी होगा और साथ साथ में ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों एक साथ होगा, और एक पेपर लास्ट जो है वो टेक्नोलॉजी यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी, विज्ञान विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये तीनों एक में होगा। वैकल्पिक विषय जो आपका पसंदीदा, जो आप रखना चाहते हैं वो विषय होगा। अब आप क्या रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। और क्वालिफाइंग पेपर जो होगा वो हिंदी का होगा, 100 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें 30 अंक पास करने के लिए अति आवश्यक है, जो कि मुख्य परीक्षा के अंक में नहीं जोड़ा जाता हिंदी के। ध्यान रखिएगा, 100 नंबर में आपको 30 नंबर लाना होगा, यह जस्ट क्वालिफाइंग होगा। 900 नंबर के मुख्य परीक्षा हो गए। अब देखिए, मुख्य परीक्षा 900 नंबर के हुए, 120 नंबर का जो होता है वो इंटरव्यू होता है। टोटल मार्क्स जो होता है 10-20, इसी पे आपका कट ऑफ बनता है। प्री का जो मार्क्स होता है वो ऐड नहीं होता है, और हिंदी जो होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है। चलिए स्टेज 3 में आते हैं। स्टेज 3 जो कि लास्ट स्टेज होता है, जो साक्षात्कार का होता है, 120 नंबर का होता है, देख रहे होंगे। और इंटरव्यू मतलब क्या, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। चलिए ऐच्छिक विषय में थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐच्छिक विषय आपको लिया कौन सा जाए। आप इसमें स्क्रीन पे देख रहे हैं, कृषि विज्ञान से शुरू हुआ है। अब इसमें क्या लेना है आप देख लीजिए, मैं स्क्रॉल अप कर देता हूं। और ये जो होता है 3 घंटे का पेपर होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है 300 मार्क्स के होते हैं, 150 के 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड, 150 के 300, 3 घंटे का टाइम होता है। और ये आपका पेपर होता है, जो पेपर आप लेना चाहें ले सकें। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी आगे जो हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं तो हिस्ट्री के बारे में ही चर्चा करेंगे। पहले मेंस पेपर, उसके बाद हिस्ट्री ऑप्शनल, बाकी ऑप्शनल जो है आप लोग खुद देख लीजिएगा। और हां, अब चलिए, प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे, ध्यान रखिएगा। जो प्रश्न पत्र मिलेंगे हिंदी अंग्रेजी दोनों में होंगे। सभी भाषोत्तर विषयों उत्तर हिंदी या अंग्रेजी या उर्दू में से किसी एक भाषा में दिए जा सकते। उम्मीदवार अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट नहीं होगा। मतलब क्या है, सभी प्रश्न जो भाषा के विषय होंगे उसके उत्तर या तो हिंदी में दीजिएगा, या तो अंग्रेजी में दीजिएगा, या तो फिर उर्दू में दीजिएगा। तीसरा किसी भी लैंग्वेज में आप नहीं लिख सकते हैं, फिर चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट आप लेके पढ़ रहे हो ऑप्शनल में। नेक्स्ट है, प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्दों, वाक्यांशों, उद्धृत अंशों, यदि कोई है विवरण तो उनके द्वारा चुनी गई भाषा के आधार पर अंग्रेजी रूपांतरित दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है, उम्मीदवार को अपने प्रश्न पत्र के उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी परिस्थिति में इसके लिए दूसरे से सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार जो है प्रश्न पत्र के उत्तर स्वयं खुद से लिखना होगा। परीक्षा के सभी विषय में कम से कम शब्दों में की गई संगठित, सूक्ष्म, सशक्त अभिव्यक्ति का श्रेय मिलेगा। मतलब क्या, सबसे कम शब्दों में संगठित, सूक्ष्म और सशक्त। प्रश्न पत्र में जहां कहीं भी आवश्यक हो, माप तौल से संबंधित प्रश्न मीट्रिक प्रणाली में होंगे। नेक्स्ट, उम्मीदवार के प्रश्न पत्र को उत्तर देते समय केवल भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करें।
ध्यान रखना, इसी का प्रयोग करें, रोमन अंक का प्रयोग नहीं करें। ध्यान रखिएगा जो आप नंबर डालिएगा प्रश्न पत्रों का। और लास्ट जो है, उम्मीदवार यदि चाहे तो मुख्य परीक्षा में कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। परीक्षा में किसी से कैलकुलेटर मांगने या आपस में बदलने की अनुमति नहीं होगी। मतलब क्या है, आप कैलकुलेटर का भी उपयोग कर सकते हो। और स्पेशली जो है स्टैटिक्स का प्रॉब्लम जब सॉल्व करने बैठिएगा तो आपके पास में कैलकुलेटर होना नीड है, आवश्यक है। इसीलिए आयोग जो है ये अलाउ करता है कि आप कैलकुलेटर भी लेके अंदर जा सकते हैं। चलिए अब इसके आते हैं भाग 3, यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण पर। मुख्य परीक्षा में सफलभूत उम्मीदवार का व्यक्तित्व परीक्षण 120 नंबर का होता है, यानी इंटरव्यू 120 नंबर का होता है। तदुपरांत मुख्य परीक्षा के 900 अंक केवल साक्षात्कार के लिए 120 अंक, टोटल 1020 अंकों के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाती है। 900 अंकों का मुख्य परीक्षा होगा, 120 अंकों का इंटरव्यू होगा, टोटल मिला के 1020 होगा। इसी के आधार पर जो होगा सूची तैयार की जाएगी। आयोग सफल उम्मीदवार को उनमें से किसी भी सेवा या पद के लिए अनुशंसित करने के अधिकार रखता है। इसके लिए उम्मीदवार से इच्छा प्रकट की है कि इसके लिए आयोग उसे योग्य समझा जाता है। अब थोड़ा सा डिटेल इसकी कोशिश करते हैं आपको समझाने की। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, ये तो प्रारंभिक का तो बता ही चुके हैं, इसमें तो कोई समस्या है नहीं आपके पास में, क्योंकि ऊपर में ही सब कुछ बता चुके हैं, वही यहां पे रिपीट है। नेक्स्ट है मुख्य परीक्षा में, थोड़ा सा आपको बता दें कि अनिवार्य विषय जो है हिंदी है, इसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें क्या, देखिए हिंदी में बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको हिंदी नहीं भी आती होगी, हिंदी बोलने आती है लेकिन उन्हें हिंदी सॉल्व करने, तो हो सकता है उन्हें डर लग रहा होगा कि 100 नंबर में 30 नंबर कैसे आ सकता है सुजीत सर। तो इसके लिए एक चीज ध्यान रखिए कि निबंध जो है वो आता है 30 नंबर का, व्याकरण जो है वो आता है 30 नंबर का, व्याकरण भी 30 नंबर का, तो टोटल हो गया 60 नंबर। उसके बाद वाक्य विन्यास 25 अंक का और संक्षेपण 30 अंक का, तो टोटल मिला के हो गया 100 नंबर का हुआ। और यहां से 100 नंबर में 30 नंबर लाना बहुत आसान है। इसी तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा, निबंध से, व्याकरण से, वाक्य विन्यास से और संक्षेपण से। समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और 2। अब मुख्य परीक्षा की चर्चा यहां से शुरू होगी। हिंदी की हो गई, अब मुख्य परीक्षा की। सबसे पहले समान अध्ययन फर्स्ट, जो कि ऊपर में भी हमने आपको समझा दिया था, लेकिन फिर भी भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, इसके बारे में जानना जरूरी होगा। जिसमें भारतीय संस्कृति का सीधा सा यहां से मतलब होगा पाल कला, मौर्य कला, मधुबनी पेंटिंग और पटना कलम कला, इसके बारे में। और उसके साथ साथ में सारे गांधी युग में आंदोलन जो हुए, जो विचारक हुए, उन सब के बारे में इसमें जानना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना, इसमें बताना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व, यानी कि इसमें करंट अफेयर, यानी कि कंटिन्यू करंट से आप जुड़े रहिए, तभी ये पोर्शन आपका सॉल्व होने वाला। और लास्ट तीसरा सांख्यिकी, यानी स्टैटिक्स में, यानी कि जो है विश्लेषण आरेखन चित्रण के द्वारा आपको सॉल्व करके समझाना। प्रश्न पत्र 2, जिसमें राज्य व्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए और विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव के बारे में यहां पे बताना। देखिए और सब बातें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब देखिए एक एक करके आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पेपर में आधुनिक भारत के बारे में बताया था और इतिहास के बारे में। इसमें क्या क्या पढ़ना, गांधी, रविंद्र, नेहरू से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। साथ साथ में बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में, यहां देखिए स्क्रीन पे देखिए, संदर्भ में प्रश्न पत्र में पाश्चात्य शिक्षा यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत के आरंभ और विकास से पूछा जाएगा। माने पाश्चात्य शिक्षा का कब शुरू हुआ और कब विकास हुआ, आरंभ यानी कि शुरू और विकास से प्रश्न पूछे जाएंगे। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका हुआ, और यह मुख्यतः जो है आपका पूछा जो जाएगा, चाहे वो संथाल विद्रोह हो, बिहार का 1857 की क्रांति हो, बिरसा का आंदोलन हो, चंपारण सत्याग्रह हो, तथा कला पटना कलम की मुख्य विशेषता से परिचित होंगे। सांख्यिकी विश्लेषण में आरेखन,
दूसरे पार्ट जो सांख्यिकी वाला स्टैटिक्स वाला आरेखन, सचित्र निरूपण, संबंधित विषयों में सांख्यिकी आरेखन या फिर चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ निष्कर्ष निकालना और उनमें पाई गई कमी और सीमाओं के असंगत निरूपण करने की क्षमता परीक्षित होंगे। दूसरा जो होगा प्रश्न पत्र दूसरा, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की, ये अब आपको बता रहे हैं, ये राज्य व्यवस्था में भारत और बिहार, बिहार को तो लेके ही चलना होगा, इसमें संबंधित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो होगा आपका भारत और बिहार के भूगोल के खंड से जो है क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, चाहे भौतिक हो, आर्थिक हो या फिर सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। भारत के विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका, महत्व और प्रभाव। अब देखिए ये वाला पार्ट जो कि हम अपनी संस्था में प्रौद्योगिकी आपको पढ़ाते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी और इतिहास दोनों, मैं अपनी जो ऑफलाइन श्योर सक्सेस संस्था इसमें दोनों में पढ़ाता हूं। तो देखिए इसमें देखिए बड़ा आसान है हमारी कि भारत में विकास और विज्ञान प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भारत और बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवारों की जानकारी परीक्षण होगा। अब बताइए इससे किसी को क्या सिलेबस पता चलेगा? कभी आप सोच के देखिए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ दिया ही हुआ नहीं है सिलेबस। तो ऐसे कंडीशन में हम आपको बताते हैं, देखिए इसमें पढ़ना क्या है, अब डिटेल से समझ लीजिए। सबसे पहले जो है इसमें जो है आपको देखना यह होगा, एक सेकेंड। अब देखिए यहां पे जो आपको हमने समझाने की कोशिश किया कि भारत में और बिहार में विज्ञान प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में आपको क्या करना है, उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षण करना होगा। तो इसमें सिलेबस को अगर देखने की कोशिश कीजिए तो कहीं भी सिलेबस समझ में आता, सीधा यह लगता है कि भारत और बिहार में विज्ञान प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में बताना, इससे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आप वीडियो को ध्यान से सुनिए और लिखने की कोशिश कीजिए तो कर लीजिए। मैं बताता हूं इसमें आपको प्रदूषण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर चाहे वायु हो, जल हो, ध्वनि हो, मिट्टी हो, रेडियो धर्मिता प्रदूषण हो या फिर ई कचरा हो, एक पार्ट ये आएगा। दूसरा आएगा वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव होगा, ग्रीन हाउस गैस क्या है, इसके कारण क्या है, मानव में किस प्रकार से यह प्रभावित करता है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार यह काम कर रहा है। तीसरे चैप्टर में इसमें आएगा विज्ञान प्रौद्योगिकी में ही ऊर्जा आएगा, जिसमें परंपरागत ऊर्जा के बारे में जानना होगा, गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में जानना होगा और ऊर्जा के लक्ष्य और मांग की पूर्ति 2022 में किस प्रकार है इसको जोड़ के समझना होगा। और साथ साथ में इसके बाद जो आएगा वो आएगा परमाणु रिएक्टर, जिसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है और अंतरराष्ट्रीय समझौता इसमें किस तरीके से चल रहा है इसको समझाया जाए। नेक्स्ट जो आएगा पांचवा चैप्टर, इसके अंदर वो किस कृषि में तकनीक, मिट्टी का संरक्षण हो, फिर जैविक खेती हो, सिंचाई हो या फिर मशीनरीकरण हो। नेक्स्ट उद्योग में तकनीक, इसी के बाद नेक्स्ट नंबर जिसमें जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत क्या है उसके बारे में समझना होगा, बौद्धिक संपदा यानी कि कॉपीराइट क्या है इसके बारे में समझना होगा और नई आविष्कार इसके बारे में समझना होगा। इसके बाद जो आएगा वो आएगा सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह इस सब के बारे में जानना होगा, रोबोटिक्स के बारे में जानना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना होगा, साइबर क्राइम के बारे में जानना होगा। इसके बाद आपका जैव प्रौद्योगिकी आएगा जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग के बारे में जानना होगा। इसी के अंदर जो होगा जीएम प्रोडक्ट के बारे में जानना होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानना होगा, डीएनए आरएनए क्या होता है इसके बारे में जानना होगा, फिंगरप्रिंट के बारे में जानना होगा और क्लोनिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद आएगा अंतरिक्ष विज्ञान, इसमें कैसे कैसे आगे अभी तक अंतरिक्ष विज्ञान बढ़ा है उसके बारे में बताना होगा, इसका क्या फायदा है, इसरो की क्या भूमिका है, जीएसएलवी क्या है, पीएसएलवी क्या है जो कि आए दिन हर दिन चर्चा में रहता है, इसको समझना है। लास्ट और नेक्स्ट जो है नैनो प्रौद्योगिकी यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी होता है और इससे क्या नुकसान है, उसके बाद जाके कंप्लीट विज्ञान प्रौद्योगिकी का सिलेबस होता है। जबकि यहां अगर देखिएगा तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो चलिए आप वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हिस्ट्री में, इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि इतिहास ऑप्शनल है और इतिहास के बारे में ही आपको सिलेबस बताएंगे। पहला जो आएगा वो आएगा भाग 1 में भारत का इतिहास 760वीं
60 ईस्वी सन तक, यानी कि प्राचीन भारत से शुरू होगा। यानी कि सिंधु सभ्यता के बारे में उद्गम, विस्तार, प्रमुख विशेषता क्या थे, महानगर क्या थे, व्यापार संबंध क्या थे, ह्रास के कारण क्या है, उत्तरजीविता और सांतत्व। उसके बाद आएगा नेक्स्ट चैप्टर वैदिक युग। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे वैदिक साहित्य, वैदिक युग का भौगोलिक क्षेत्र, सिंधु सभ्यता और जैविक संस्कृति के बीच में असमानताएं और समानताएं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रतिरूप, महान धार्मिक विचारक और रीति रिवाज के बारे में पढ़ेंगे वैदिक युग में। वैदिक युग समाप्त होने के बाद हम लोग स्टार्ट जब करेंगे मौर्य काल से पूर्व यानी पहले, तो इसमें पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन जो कि जैन, बौद्ध और अन्य धर्मों में हुआ। सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी, मगध साम्राज्य का गणतंत्र और वृद्धि। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हम लोग पढ़ेंगे साधन, साम्राज्य प्रशासन का उद्भव, वृद्धि और पतन, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां, अशोक की नीति और सुधार काल। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे मौर्य काल के बाद यानी 200 से 300 ईस्वी, उत्तर और दक्षिण भारत में प्रमुख राजवंश, आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, तमिल धर्म यानी कि महायान का उदय और ईश्वरवादी उपासना। कला में पढ़ेंगे गांधार कला, मथुरा कला, अन्य अशकूल और केंद्रीय एशिया का संबंध कैसा था, उसके बारे में मौर्य काल के बाद पढ़ेंगे 200 ईस्वी से 300 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट पढ़ेंगे गुप्त काल। गुप्त काल के अंदर आते ही गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, उसका पतन कैसे हुआ, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और बकाटकास प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, साहित्य, कला और धर्म दक्षिण पूर्व एशिया से कैसा संबंध था गुप्त काल में, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चलेगा गुप्त काल के पश्चात यानी 500 से 700 ईसा में पुष्यभितुषु, मोक्षदिश, उनके पश्चात गुप्त राजा हर्षवर्धन और उनका कार्य, बादामी के चालुक्य, पल्लव, समाज प्रशासन, कला और अरब विजय के बारे में गुप्त काल के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी शिक्षा और विज्ञान का समान पुनरीक्षण, इसमें मध्ययुगीन भारत। उसके बाद सीधे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कैसा उस टाइम में महत्व था उसको देखने की कोशिश करेंगे प्राचीन भारत में। उसके बाद आ जाएंगे मध्यकालीन भारत में, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक दशा, राजपूत और उनकी नीतियों के सामाजिक संरचना जो है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। व्यापार और वाणिज्य उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कला, धर्म, दर्शन और शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे। तटवर्ती क्रियाकलाप, अरबी से संबंध, आपसी संस्कृति प्रभाव, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रकुल, इतिहास में उनकी भूमिका, कला और संस्कृति में योगदान, चोल साम्राज्य, स्थानीय स्वायत्त सरकार, भारतीय ग्राम पद्धति के लक्षण, दक्षिण में समाज, अर्थव्यवस्था, कला और विद्या के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में मोहम्मद गजनबी के आक्रमण से पूर्व भारतीय समाज में अलबरूनी का दृष्टांत, मतलब अलबरूनी का दृष्टि कैसा था उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे मोहम्मद गजनबी के आक्रमण के पहले। नेक्स्ट है 1200 से 1765, यानी कि अब जो हम लोग चलेंगे वो चलेंगे उत्तर भारत में दिल्ली सुल्तानों की नींव के कारण परिस्थिति, भारतीय समाज पर उसका प्रभाव, खिलजी साम्राज्य की सार्थकता और आशय, प्रशासनिक आर्थिक विनिमय, राज एवं जनता पर उनका प्रभाव, मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन राजनीतियों का प्रशासन सिद्धांत, नवीन स्थितियां, फिरोज शाह के धार्मिक नीति और लोक निर्माण। नेक्स्ट 10वां जो है दिल्ली सल्तनत की विघटन, कारण, भारतीय राजतंत्र समाज पर इसका प्रभाव, राज्य के स्वरूप, विशेषता, राजनीतिक विचार संस्था, कृषक संरचना संबंध, शहरी केंद्र, वृद्धि, व्यापार, लघु वाणिज्य, शिल्पकारों, कृषकों, नवीन शिल्प, उद्योग, प्रौद्योगिकी, भारतीय औषधि की स्थिति, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है भारत की संस्कृति पर इस्लाम का प्रभाव कैसे हुआ है, इस्लाम, रहस्यवादी आंदोलन, भक्ति संतों के प्रकृति की सार्थकता के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र धर्म के बारे में पढ़ेंगे। वैश्व पुनरुत्थान के आंदोलन की भूमिका को समझने की कोशिश करेंगे। चेतन आंदोलन के सामाजिक और धार्मिक सार्थकता और मुस्लिम सामाजिक जीवन के हिंदुत्व समाज का प्रभाव को समझेंगे। और विजयनगर साम्राज्य के उसकी उत्पत्ति, वृद्धि, कला, साहित्य, सांस्कृतिक में योगदान, सामाजिक आर्थिक स्थितियां, प्रशासन पद्धति, विजयनगर साम्राज्य का विघटन। और नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के स्रोत, प्रमुख इतिहासकार, शिलालेख और मंत्रियों का विवरण। और उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, बाबर
की चढ़ाई के समय हिंदुस्तान के राजनीतिक और सामाजिक स्थितियां, बाबर और हुमायूं, भारतीय समुद्र में पुर्तगाली नियंत्रण की स्थापना कैसे हुए, इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इसके राजनीतिक आर्थिक परिणाम समझेंगे। सूर राजनीतिक राजस्व और असैनिक प्रशासन के बारे में समझेंगे। अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, इसको समझेंगे। राजनीतिक एकता उसके अंदर, अकबर के अधीन राजतंत्र के नवीन स्वरूप को समझेंगे। अकबर के धार्मिक राजनीतिक विचार, गैर मुस्लिम के साथ संबंध के बारे में समझेंगे। और नेक्स्ट में मध्यकालीन युग में क्षेत्रीय भाषा और साहित्य में वृद्धि, कला, वास्तुकला का विकास समझेंगे। राजनीतिक विचार और संस्थाएं, मुगल साम्राज्य की प्रकृति, भू राजस्व प्रशासन, मनसबदारी और जागीरदारी पद्धतियां, भूमि संरचना, जमींदारों की भूमिका, खेतीहर संबंध, सैनिक संगठन, औरंगजेब की धार्मिक नीति, दक्षिण मुगल साम्राज्य के विस्तार, औरंगजेब की विरुद्ध विद्रोह स्वरूप परिणाम और शहरी केंद्र का विस्तार, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, शहरी ग्रामीण विदेश व्यापार, वाणिज्य, मुगल यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां, हिंदू मुस्लिम संबंध, एकीकरण की प्रवृत्ति, संयुक्त संस्कृति, शिवाजी का उदय, मुगलों के साथ उनका कैसा संघर्ष रहा, शिवाजी का प्रशासन कैसा रहा, पेशवा के अधीन मराठा शक्तियों का विस्तार, प्रथम 3 पेशवाओं के अधीन मराठा, राजनीतिक संरचना, चौथ और सरदेशमुखी, पानीपत की तीसरी लड़ाई, कारण, प्रभाव, मराठा राज्य के संकार विभाव और इनकी संरचना की भूमिका। और इसके बाद जो है लास्ट जो मध्यकालीन में पढ़ने का होगा वो मुगल साम्राज्य का कैसे विघटन होता है, नवीन क्षेत्रीय राज्यों का आविर्भाव होता है, उसके बाद मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाता है। उसके बाद खंड दूसरा स्टार्ट होता है 1757 से 1947 तक का जो ये सिलसिला होता है, ये आधुनिक भारत का शुरू होता है, जिसमें ऐतिहासिक शक्तियों का कारक, जिनकी वजह से अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य होता है, बंगाल, महाराष्ट्र, सिंध के संदर्भ में ताकतों का प्रतिफल और उसकी असफलता का कारण जानने की कोशिश करेंगे। राजवाड़ों पर अंग्रेजों के प्रमुख विकार को समझेंगे। औपनिवेशिक और अवस्था के प्रशासनिक ढांचे के नीतियों के परिवर्तन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में ब्रिटिश आर्थिक नीतियां और उनके प्रभाव, साथ साथ में कृषि का वाणिज्यिकरण, ग्रामीण ऋणग्रस्तता, कृषि श्रमिकों की वृद्धि, दस्तकारी उद्योग का विनाश, संपत्ति का पलायन, आधुनिक उद्योग की वृद्धि, पूंजीवादी वर्ग का उदय, ईसाई मशीनरियों की गतिविधियां, भारत समाज के पुनर्जीवन के प्रभाव, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सुधारों और सामाजिक धार्मिक राजनीतियों और साथ साथ में आर्थिक विचार और उनके भविष्य की दृष्टि के बाद साथ साथ में 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण के स्वरूप, उनकी सीमाएं, जातिगत आंदोलन विशेषकर दक्षिण और महाराष्ट्र के संदर्भ में, आदिवासी विद्रोह विशेषकर जो है मध्य और पूर्वी भारत में जानने की कोशिश किया जाए। साथ साथ में नागरिक विद्रोह यानी कि 1857 का विद्रोह, नागरिक विद्रोह, कृषक विद्रोह, विशेषकर नील बगावत के संबंध में, दक्षिण के दंगे, भोपला बगावत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, विकास, भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक आधार, प्रारंभिक राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद की नीतियां और कार्यक्रम, उग्र क्रांतिकारी दल, आतंकवादी संप्रदाय का उदय और विकास, भारत की राजनीतिक में गांधी जी के उदय और उनके जन आंदोलन के तरीके, असहयोग, सबने अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, साथ साथ में ट्रेड यूनियन और किसान आंदोलन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। राजवाड़ों की जनता के आंदोलन को समझेंगे, कांग्रेस के समाजवादी और साम्यवादी की नीति को समझेंगे और साथ साथ में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति ब्रिटेन की सरकार प्रतिक्रिया 1909-1935 के संवैधानिक परिवर्तनों के बारे में कांग्रेस का रुख को समझेंगे। आजाद हिंद फौज 1946 के नौसेना विद्रोह और भारत के विभाजन की स्वतंत्रता को प्राप्ति हो जाएगी। बस इसी को हम लोग इसके अंदर आधुनिक भारत में समझेंगे। नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शनल पेपर का विश्व इतिहास चलेगा, जो कि 1500 से 1950 तक, यानी 450 वर्षों में क्या क्या विश्व में हुआ है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे भौगोलिक खोजें, जिसमें सामंतवाद का पतन कैसे होता है, पूंजीवाद का प्रारंभ होता है, नवीन निरंकुश राजतंत्र यानी कि राष्ट्र राज्य उदय होता है, पश्चिमी यूरोप में वाणिज्यिक क्रांति वाणिज्यवाद होता है, फ्रांस का कैसे प्रभुत्व होता है उसके बारे में कोशिश करेंगे जानने के लिए। साथ साथ में अमेरिकी क्रांति को समझेंगे,
इसके साथ साथ में औद्योगिक क्रांति को समझने की कोशिश करेंगे, विशाल राष्ट्र राज्यों का सुदृढ़ीकरण, इटली का एकीकरण, जर्मनी का साम्राज्यवाद का आबादीकरण, अमेरिका का सिविल युद्ध, और साथ साथ में उपनिवेशिक साम्राज्यवाद को जानने की कोशिश करेंगे, चीन और पश्चिमी शक्तियां को समझेंगे, जापान और इसके साथ में कैसा बड़ी शक्तियों का आधुनिकरण होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यूरोपीय शक्तियों का ओटोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध होगा जिसमें युद्ध में आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, पेरिस संधि 1919 होगी। और इसी के साथ में नेक्स्ट जो चलेगा, उसके बाद चीन में फिर रूसी क्रांति चलेगी। रूसी क्रांति 1917 में होगा। रूस की आर्थिक सामाजिक पुनः निर्माण, इंडोनेशिया, चीन, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, चीन में साम्यवादी का उदय किया और स्थापना, अरब संसार में जागृति, मिस्र में स्वाधीनता और सुधार हेतु संघर्ष, कमाल अतातुर्क के अधीन आधुनिक तुर्की का अर्चिधान, अरब राष्ट्रवाद का उदय 1929 से 1932 में विश्व विलयन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नया व्यवहार, यूरोप में सर्वसत्तावादी, इटली में मोहवाद, जर्मनी में नाजवाद, जापान में सैन्यवाद, द्वितीय विश्व युद्ध के उद्गम और इसके परिणाम के साथ में ही आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस ऑप्शनल पेपर का हो जाएगा। यही है हिस्ट्री, जिसमें आपको मैंने बताया क्या है बीपीएससी, इसके कितने चरण में एग्जाम होते हैं, इसके प्री के सिलेबस बताया, इसके प्री के मार्क्स बताया, इसके मेंस के आपका सिलेबस बताया, मेंस के कौन कौन से पेपर होते हैं, क्या क्या इसमें पढ़ना हो तो उसने उसको बताया। इसके साथ साथ में इंटरव्यू के बारे में मैंने चर्चा की। इसके साथ में मैंने अपनी संस्था में ऑप्शनल हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो हिस्ट्री के बारे में चर्चा किया कि हिस्ट्री में आपका कौन कौन से पार्ट्स को, हिस्ट्री में अगर आपके पास में बुक है तो कौन कौन से पार्ट्स उसमें पढ़ना चाहिए वो बता दिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें ये बताने की कोशिश करूंगा आपको डिटेल से सब पार्ट को अलग अलग, ऑप्शनल पेपर को अलग अलग, कि कहां से क्वेश्चन पूछने की ज्यादा संभावना है, किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं, उन सब बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। अब नेक्स्ट वीडियो आप क्या चाहते हैं उसके बारे में भी हमें जरूर चर्चा कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।